क्विंट्स पॉडकास्ट। ये जो यूपी है ना, यहाँ अब केवल आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी सभी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। यही नहीं, इनके सहयोगी दल यानी अपना दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का दल, क्योंकि इनका जनाधार इस चरण में भी है। तो क्या है इस फेज का गणित, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझते हैं इस एपिसोड में। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना। तो आखिरी चरण के मतदान से पहले यूपी के पूर्वांचल में नेताओं की भाषणों के लिए लाइन लग गई है। वाराणसी में मोदी ने बड़ा रोड शो किया, लोगों का अच्छा जमावड़ा भी लगा। परिवारवाद, दंगाई, माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मोदी ने सपा को घेरा है। और ऑपरेशन गंगा का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में किया, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। राहुल गांधी भी वाराणसी में थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है। ये हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म सच्चाई है। ये हिंदू धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। उधर योगी आदित्यनाथ जौनपुर में थे। वो बोले कि जो धमकीवाद, दंगाई, माफिया 4.5 सालों तक दुबके हुए थे, चुनाव की आहट के बाद से फिर से बिलबिलाने लग गए थे। उनको मालूम है कि 10 मार्च के बाद फिर से क्या होने जा रहा है। जौनपुर में आज मुलायम सिंह ने भी रैली की है। मऊ में अखिलेश थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास वोट नहीं बचा है, उनका वोट सांड चर गए। अब पछताए क्या होत जब सांड चर गए सब वोट। अखिलेश यादव की इस राइमिंग के साथ भाषणों की खबरों पर विराम लगाते हैं और बात सियासी गणित की करते हैं। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्विंट हिंदी पर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जैसे इलाके अभी आखिरी चरण में हैं, तो क्या हवा है इस इलाके की 9 जिलों की 54 सीटों पर? देखिए, ये वो इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ पहले से ही मतलब मजबूत रहा है। आप अगर 2017 के भी नतीजे देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत ज्यादा सीटें मिली थी। और 2014 में भी जब पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की हवा थी लोकसभा चुनाव में, तब भी आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे लोकसभा का। 2019 में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते। और जब भी मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर हुए या उनको राजनीतिक अपने यात्रा शुरू करनी पड़ी, तो आजमगढ़ से ही अपनी रैलियां शुरू करते थे। तो आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, ये सारा इलाका जो है, यहाँ समाजवादी पार्टी का पुराना आधार है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी काफी मतलब जो है अपना एक आधार रखती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2017 में काफी सफलता मिली थी और अप्रत्याशित सफलता मिली थी। 2014 में भी लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए इस बार भाजपा के सामने अपनी पुरानी जो 2017 की जो सफलता है, उसको बचाए रखने की एक कठिन चुनौती है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से उसको मिल रही है। और कई कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। वहां भी बीजेपी के लिए एक चुनौती है। बीजेपी ये सोच सकती है कि शायद सपा बसपा के बीच वोट बंटवारे का फायदा उसको मिल जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता वो दिख नहीं रहा है। जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत है वहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, और जहां सपा मजबूत है वहां सपा मजबूत है। अभी तक तो यही स्थिति है। अच्छा विनोद जी, ये जो सहयोगी दल है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनसे क्या कोई उम्मीद की जा सकती है? अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के सहयोगी, सपा के सहयोगी तो ओम प्रकाश राजभर है, हाँ, सुभाषपा है। और अपना दल की जो दूसरा फैक्शन है, जिसकी नेता कृष्णा पटेल है, सोनेला पटेल जी की पत्नी, वो हैं। ये सहयोगी दल हैं। और इनके आने से समाजवादी पार्टी की ताकत और बढ़ गई है, क्योंकि जो अति पिछड़े हैं, जो गैर यादव अति पिछड़े हैं, उनकी तादाद इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। यादव भी यहाँ काफी संख्या में है, मुसलमान भी है। आजमगढ़ में तो मुस्लिम भी काफी संख्या में है, यादव बहुत बड़ी संख्या में है। गाजीपुर में मुसलमानों और यादवों का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके अलावा राजभर, मौर्य, कुशवाहा, इनका भी एक बड़ा कॉम्बिनेशन है इस क्षेत्र में। तो चौहान जो है, नुनिया चौहान, उनका तो इस बार अखिलेश यादव ने इन सबके साथ गठबंधन किया है। नुनिया चौहान की जनवादी क्रांति पार्टी, उनके साथ गठबंधन है। सुभाषपा जो
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ करके सपा में आ चुके हैं। तो इस तरह से काफी जो है अति पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। ये भाजपा के लिए एक थोड़ा सा चिंता का कारण है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा था। तो यहाँ इनका जनाधार कितना है, खासकर अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी और ये सब? देखिए, ये वो पार्टियां हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है या कृष्णा पटेल का अपना दल है, इनका जो है जनाधार अकेले तो ये सीटें नहीं जिता सकते, लेकिन जब ये मिल जाते हैं, मान लिया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर क्षेत्र में कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 25,000, कहीं 20,000, इतना वो इस तरह का वोट इनका है, तो वो वोट जो है जब प्लस होता है किसी कैंडिडेट के साथ, तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये एक बड़ा लाभ इन पार्टियों को साथ रखने से है। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जो सफलता मिली थी, भारी सफलता, उसका एक बड़ा कारण यही था कि ये पार्टियां जब जुड़ गई थी, तो उसकी वजह से खासकर अपना दल का एक वो फैक्शन तो अभी भी बीजेपी के साथ है, अनुप्रिया पटेल वाला, और लेकिन दूसरा फैक्शन अखिलेश के साथ है। ओम प्रकाश राजभर तब बीजेपी के साथ थे, इस बार अखिलेश यादव के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये सारे लोग जो है ये बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी में चले गए, इस बार समाजवादी पार्टी में है। तो इसलिए पिछली बार जो लाभ अतिरिक्त, ये दरअसल ये अतिरिक्त लाभ होता है इनको इनके साथ आने से, इसको बोनस कह सकते हैं आप। क्यों, कई सीटों पर जब कांटे की टक्कर होती है और आपको 10,000, 15,000 या 20,000 वोट अचानक किसी बिरादरी का मिल जाए, तो वो उस पार्टी की स्थिति को मजबूत कर देता है। इस बार चूंकि ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, तो बैलेंस ऑफ वो जो वोट्स है वो काफी टिल्ट हो सकता है कई सीटों पर, वो उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो इसलिए भाजपा के लिए थोड़ी चुनौती कठिन है। ओके, अच्छा, आजमगढ़ और मऊ की बात मैं फिर करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मुख्तार जो है वो जेल में है, व्हील चेयर पर उनकी तस्वीर हम सबने देखी है। दूसरी तरफ जो आजम खान है वो भी जेल में है। तो इन दोनों का कितना सियासी रसूख अब रह गया है? देखिए, आजम खान का यहाँ आजमगढ़ में कुछ नहीं लेना देना। आजम खान तो रामपुर के हैं, वो रामपुर से चुनाव लड़ते हैं। उनका जो प्रभाव है वो रामपुर है, मुरादाबाद है, इस बेल्ट में है, मुसलमानों के बीच में। और आज भी वो रामपुर का जो चुनाव हुआ है, जैसा कि खबरें हैं, वहां पर उनका अपना आधार बना हुआ है और काफी उनको जो है जेल में से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका उनको एक सहानुभूति का लाभ भी मिला है, खासकर मुस्लिम्स के बीच में। मुख्तार अंसारी की और आजम खान और मुख्तार अंसारी में एक फर्क समझिए। हम लोग जो है मीडिया के लोग जो बात को नहीं समझते हैं, आजम खान एक राजनीतिक नेता है, उनके ऊपर कोई हत्या के मुकदमे या वैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे नहीं है, उनके ऊपर आर्थिक अपराध के मुकदमे हैं, जो जमीन कब्जा करने के या जो जौहर विश्वविद्यालय बनवाया था उसमें जबरन जमीन लेने के, उस तरह के मामले हैं। मुख्तार अंसारी की जो छवि है, उनके ऊपर बहुत गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी एक माफिया वाली छवि है, वो उनका उस तरह का। तो उनके में और आजम खान में अंतर है। अलग बात है कि मुख्तार अंसारी भी बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब का भी नाता रहा है, अंसारी परिवार। मुख्तार अंसारी के बड़े ग्रैंडफादर जो है, जो बाबा थे, वो कांग्रेस पार्टी के फ्रीडम मूवमेंट में अध्यक्ष हुआ करते थे, एम ए अंसारी साहब जो है। उनके घर गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, सारे बड़े बड़े नेता आया करते थे, मौलाना आजाद, उस तरह का परिवार। ब्रिगेडियर उस्मान जो नौशेरा के शेर थे, उनसे भी मुख्तार अंसारी के परिवार का नाता रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी की खुद की छवि जो है वो एक आपराधिक छवि है, वो जेल में भी है इसीलिए। लेकिन ये हिंदुस्तान की विडंबना है कि उनके समर्थक उनको रॉबिन हुड की तरह देखते हैं। इसीलिए 2019 के चुनाव में उनके जो भाई हैं मुख्तार अंसारी के, अफजाल अंसारी, वो गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीते और उन्होंने मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता जो है, जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनको हराया, जो इसमें उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर। तो मुख्तार अंसारी का भी अपने समर्थकों के बीच में एक लोकप्रियता है उनकी, एक उनका असर है, और इसीलिए वो चुनाव जब भी लड़ते हैं, कई बार वो जेल से चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बार जेल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी जेल से चुनाव लड़े और जीते हैं। तो इस बार भी वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, अब देखिए नतीजा क्या होता है। जी, अच्छा, वाराणसी में आज पीएम मोदी का मेगा रोड शो हुआ है, तो क्या ये शो एक बार फिर अपना बड़ा असर दिखा सकता है? प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं और वो वहां से लगातार दूसरी बार चुन के एक भारी बहुमत से जीत के आए हैं। 2017 में भी जब
कहा जा रहा था कि बनारस में काफी कांटे की टक्कर है, काफी कांटे की लड़ाई है, तो प्रधानमंत्री ने 3 दिन वहां प्रवास किया था और उसका फायदा वहां भारतीय जनता पार्टी को मिला था और बीजेपी बनारस की लगभग सारी सीटें ही जीत गई थी। और इस बार फिर कांटे की टक्कर की बात की जा रही है कई सीटों पर, फिर प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के वहां जाने का असर तो पड़ेगा। अब वो भाजपा को निश्चित रूप से कई जगह जहां कमजोर स्थिति होती है, अब बड़ा बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो उसका असर पड़ता है। अब कितना असर पड़ेगा कि जो कैंडिडेट हार रहे हैं वो जीत जाएंगे या जो जीत रहे हैं उनकी लीड बढ़ जाएगी, ये स्थिति होगी या क्या होगा, ये तो नतीजे आएंगे तब हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के जाने का असर तो पड़ता ही है। बड़े नेता कहीं भी जाते हैं, किसी भी पार्टी के बड़े नेता जाते हैं, उसमें कुछ असर वो डालते जरूर है। ओके, अच्छा है कि ये जो समाजवादी पार्टी के चुनावी कैंपेन को लेकर मैं पूछना चाहूंगा, लगभग अब इनका कैंपेन मतलब खत्म ही होने वाला है, तो आपने तो नजदीक से देखा ये, तो क्या लगता है कितना असरदार रहा समाजवादी पार्टी का अब तक का पूरा कैंपेन? देखिए, जहां तक कैंपेन की दृष्टि से आप माने तो समाजवादी पार्टी ने इस बार काफी तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपना कैंपेन शुरू किया था। हम लोगों को भी लगता था 3-4 महीने पहले कि समाजवादी पार्टी का कहीं असर नहीं है, कोई जो है फील्ड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अखिलेश नहीं निकल रहे हैं, निकलते नहीं थे। और हम लोगों को बड़ी इस बात को जो हम लोग विश्लेषण करते थे तो हमेशा ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी मैदान में दिख नहीं रही है, क्योंकि उसका कैंपेन उस समय नहीं था। लेकिन दिवाली के बाद से अखिलेश यादव ने बड़े सधे तरीके से अपना कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने होर्डिंग्स लगवाए, जिंगल्स बनवाए, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस बार सक्रिय रही है समाजवादी पार्टी, खासकर ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तो उसका बड़ा असर दिखाई पड़ा। और अखिलेश ने जिस तरह अपनी रैलियां की, जब वो उनकी रैलियां शुरू हुई और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके अगले दिन जब अखिलेश की रैली शुरू हुई वहां से, गाजीपुर से और लखनऊ तक जितनी भीड़ उसमें उमड़ी, उसको देख करके काफी चर्चा हुई। और उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जी ने किसान कानून भी वापस लिए, जिनको लेके 1 साल से ज्यादा किसानों का आंदोलन चला। तो कहीं ना कहीं अखिलेश की उस कैंपेन का असर भी लोग मान रहे थे। जिस तरह अखिलेश के चुनाव अभियानों में भीड़ आई, और ये भीड़ याद दिलाती थी 2014 के मोदी जी के चुनाव में अभियानों में जो भीड़ आई, उस तरह की जो उत्साही भीड़ आई और जिसमें नौजवान सबसे ज्यादा थे, तो वो उससे भी एक असर बना। और धीरे धीरे जो मुकाबला पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा था, वो धीरे धीरे मुकाबला कांटे का होता गया। और आखिर आज जब हम सातवें चरण का मतदान 3 दिन बाद होना है 7 तारीख को, तो आज हम दोनों के बीच में कांटे के मुकाबले की बात कर रहे हैं। कहीं भी आप बात करिए, किसी भी जिले में बात करिए, तो लोग यही कहते हैं फाइट है, टाइट है, कांटे का मुकाबला है। तो कहीं कोई ये नहीं कहता एक तरफा जीत हो रही है बीजेपी की या सपा की। तो कांटे का मुकाबला अगर बना दिया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, तो जाहिर है उनका जो चुनाव प्रचार अभियान था उसकी एक बड़ी भूमिका है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, आवारा पशुओं का मुद्दा, किसानों की समस्याएं, खाद की समस्या, इसके अलावा 5 साल लगातार राशन देने का वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए उसकी घोषणा लागू करने की, इसके साथ साथ जो है नौजवानों के लिए पुलिस में और सुरक्षा बलों में भर्तियां निकालना, तमाम सरकारी जो खाली पद पड़े हुए उनको भरना। तो इन सारे मुद्दों ने एक समाजवादी पार्टी को, जो भाजपा के जो मुद्दे थे, कानून व्यवस्था और मुफ्त राशन और हिंदुत्व और विकास के जो काम किए हैं, उन पर उनके समाजवादी पार्टी को भाजपा के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया इन मुद्दों ने। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रचार अभियान मुझे लगता है काफी सफल रहा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्विंट हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।